हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी अभी स्टडी की थी पिछले लेक्चर में ये एक्सन स्पेक्ट्रम जो TW एंजेलमान का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से रेड एंड ब्लू लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें इन्होंने ये पाया कि जो ब्लू एंड रेड जो पोर्शन है, जहाँ रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम उस क्लेडोपोरा के फिलामेंट पर पहुंचता है, वहां पर बैक्टीरिया, खासतौर से एरोबिक बैक्टीरिया जो कि इन्होंने इस सॉल्यूशन में यूज किए थे, वो एक्यूमुलेट होते हैं। क्यों भाई, क्यों एक्यूमुलेट हैं? क्योंकि इन्हीं पॉइंट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। एरोबिक बैक्टीरिया को किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। इसीलिए उन पॉइंट पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में रेड और लाइट की यूटिलिटी। फिर हमने लास्ट में आपको बताया कि रेड एंड ब्लू लाइट में ही PS फर्स्ट एंड PS सेकंड एक्टिवेट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगला जो साइंटिस्ट है वो वॉन नेल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डाइवर्सिटी में कुछ क्लासिफिकेशन भी दिए। वॉन नेल ने बैक्टीरिया पर फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी। कहा जाता है कि इन्होंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की स्टडी की। इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो पानी के टूटने से होता है। ये बात कैसे प्रूव हो? तो इसके लिए इन्होंने ये बात कही कि यदि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पानी की जगह H2S का यूज होता है, जबकि CO2 का उपयोग दोनों में होता है, चाहे बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस हो। अंतर है तो H2S एंड वाटर में। अगर CO2 से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो प्लांट है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S है, जबकि नॉर्मली जो प्लांट हैं उनकी फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर पानी को यूज किया गया। तो पानी की वजह से उपयोग से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, H2S के उपयोग से सल्फर का प्रोडक्शन होता है। हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो कह सकते हैं इन्होंने जीवाणुओं कौन कौन? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तथा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया। क्लियर? इनके अनुसार पौधों के या जीवाणु के अतिरिक्त
जीवों में उत्पन्न O2 जल के प्रकाशीय अतिरिक्त जीवों में उत्पन्न CO2 जल के प्रकाशीय अपघटन द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, जबकि जीवाणुओं में O2 के स्थान पर सल्फर उत्पन्न होती है। क्योंकि जीवाणु में हाइड्रोजन डोनर जल के स्थान पर H2S होता है। जल के स्थान पर H2S एज ए डोनर यूज होता है। क्लियर? जैसे अगर इक्वेशन अपन बनाए तो क्या है, इक्वेशन के नाम पर अपन देखें, चलो इस एक्सपेरिमेंट को हटा देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इक्वेशन बनाई जा सकती है। जैसे क्या CO2 प्लस H2S एरो C6H12O6 प्लस सल्फर प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ 6 CO2 यूज होते हैं, 12 सल्फर यूज होते हैं और ये 12 का ही प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये और 6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्या है, इंफ्रारेड क्या होता है, अवरक्त किरण का उपयोग हुआ और यहाँ पर वर्णक के नाम पर होते हैं जीवाणु क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियोविरिडिन ये पिगमेंट होते हैं और इन्हीं पिगमेंट की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और अल्टीमेटली इन्हीं के बदौलत यहाँ पर
ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन इनके जरिए किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पर पानी का उपयोग नहीं हुआ है और इस वजह से ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर का प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? तो ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगर अपनी जो इनके अतिरिक्त जो प्रोसेस है वो क्या होती है, वो होती है CO2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर एरो। यहाँ होता है सनलाइट और यहाँ होते हैं पिगमेंट्स। क्या? पिगमेंट्स। और ये बन जाता है C6H12O6 प्लस O2, ये हम सब जानते हैं, प्लस क्या? प्लस H2, ठीक है। तो 6 देन 6 देन 12 देन 6। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि CO2 इसमें भी यूज हुए हैं, CO2 इसमें भी यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फर प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इसमें हाइड्रोजन डोनर ये है, दिस इज हाइड्रोजन डोनर, दिस इज हाइड्रोजन डोनर। तो इनमें इन्हीं पॉइंट पर वेरिएशन है ना। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन डोनर H2 के स्थान पर H2S है। तो ये बात हो जाती है। अब हम बात करें कि जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण में क्या खास बात होती है। हालांकि ये डाइवर्सिटी का सेगमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कोशिका में उपस्थित क्रोमैटोफोर में होती है। इनमें खास तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमैटोफोर। ये एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट वाले हिस्से में लिखा हुआ है, क्रोमैटोफोर में होते हैं। इनमें पीएस फर्स्ट, इसे फोटो सिस्टम कहते हैं ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, लेकिन पीएस सेकेंड अनुपस्थित होता है, क्लियर। पीएस सेकेंड इज एब्सेंट व्हाइल द पीएस फर्स्ट इज प्रेजेंट। ये बात होगी। इनमें प्रकाश संश्लेषण अवरक्त किरण इसे कहते हैं इंफ्रारेड IR
में संपन्न होता है। संपन्न होता है। क्लियर? यस यस। तो ये कहानी है। एक और साइंटिस्ट इसी पॉइंट पर आता है। यहाँ पर कुछ और बातें हो गई। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इससे संबंधित थोड़ी इंफॉर्मेशन हो जाए। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल BGA, ठीक है। इसमें जैसे करके लिखें तो नॉस्टॉक, एनाबीना, आदि आदि में प्रथम सत्य प्रकाश संश्लेषण, सत्य प्रकाश संश्लेषण O2 प्रोड्यूसिंग या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। प्रारंभ हुई थी। सबसे पहली जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ था, वो सबसे पहले नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बैक्टीरिया में ही संपन्न हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन है निम्न निम्न में से कौन अपने प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सभी जीव, सभी प्रकाश संश्लेषी जीव, ऐसे लिखते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव। आपको इसमें चारों ऑप्शन सही नजर आएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी प्रकाश संश्लेषी जीव, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सभी हरे पौधे। ठीक है, तीसरा सभी पौधे। अच्छा,
O2 उत्पन्न करते हैं। इसमें आएगा अधिकांश पौधे एवं साइनोबैक्टीरिया तो ये इसमें ये होगा, जैसे सभी प्रकाश संश्लेषी जीव तो बैक्टीरिया नहीं करते, सभी हरे पौधे जरूरी नहीं है कि अन्य कलर के भी होते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी है, जैसे रेड एल्गी है, उनमें भी होता है। सभी पौधे तो जरूरी नहीं है, कुछ साइनोबैक्टीरिया आदि भी करते हैं। तो अधिकांश पौधे और साइनोबैक्टीरिया इसके लिए अच्छा विकल्प होता है, सही ये कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझी जा सकती है जो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है ना। वो कहा गया है कि आखिर कौन से जो जीव हैं, अच्छा अब एक साइंटिस्ट आया था 1941 में, र्यूमेन कमेन, ठीक है, र्यूमेन कमेन। उसने ये बात रेडियो एक्टिव का यूज किया, और रेडियो एक्टिव का यूज करने के बाद शो किया कि पानी के टूटने से ही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ऐसे साइंटिस्ट हैं र्यूमेन तथा कमेन 1941 दर्शाया। अच्छा, इन्होंने ऑक्सीजन के रेडियो एक्टिव का उपयोग किया, का उपयोग H2O18 के रूप में किया तथा बताया कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले O2 जल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज, जैसे इनका एक्सपेरिमेंट ये था, मैं बता देता हूँ आपको। CO2 प्लस H2S H2O है, इन्होंने 18 का यूज किया। क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस O2 जो यहाँ बना था वो 18 वाला बना प्लस H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ये O2 पहुंचा,
क्लियर। तो 12 6 6 10 6। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर O18 की प्रेजेंस थी। तो ये कौन है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, क्लियर। और रेडियो एक्टिव होने के नाते ये वहाँ पर वाटर के ब्रेकडाउन से वाटर के अंदर जो ये होता है, ये पहुंचता है वहां पर, मतलब ऑक्सीजन। तो ह्यूमन कमेन का कंसेप्ट। अब मैं आपको एक और उसमें ले चलता हूं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक यूज होते हैं वो क्या क्या है, उन्हें हम पढ़ना चाहिए। इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाना है। तो ये मोस्टली जो चीजें थी वो आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक वर्णक और दूसरा सनलाइट उपकरण। उपकरण मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो तीन चीजों की अब अपन को स्टडी करना है। प्रकाश संश्लेषण में तीन चीजों की जरूरत है। एक वर्णक, दूसरा सनलाइट और तीसरा है उपकरण। याद करो, हम लोग जब साइटोलॉजी पढ़े थे तब क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कई बार ये बात एक्सप्लेन की थी कि क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से पढ़ लो। रेस्पिरेशन पढ़ना है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ो, और फोटोसिंथेसिस अगर पढ़नी है तो फिर क्लोरोप्लास्ट को पढ़ो। तो आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना चाहिए। मैं भी आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझाऊंगा, वहाँ तो मैंने पूरी डिटेल में समझा है। मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम, अभी तक तो चलो ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड थी, उनके एक दूसरे से कनेक्शन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आपको अब क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको वर्णक की बात बताते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले वर्णक, पिगमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग कलर दर्शाते हैं वर्णक, ठीक है। अब मैं आपको एक क्रोमेटोग्राफी समझाता हूँ। एनसीईआरटी ने बाकायदा शब्द लिख रखा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पहले समझिए, एक ही पौधे में उपस्थित पत्तियां एक ही समय पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करती हैं। एक ही प्लांट, आप देखोगे जो परिपक्व पत्तियां हैं वो डार्क ग्रीन होती हैं,
कुछ येलोइश कलर लिए होती हैं, कुछ हो सकता है रेड कलर लिए हों जो बिल्कुल नई है। तो पत्तियां प्लांट की ही हैं, एक ही समय पर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग रंग नजर आते हैं। तो वो क्यों अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं? जो उनमें उपस्थित वर्णकों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। क्लियर? जो वर्णकों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब आपको पत्तियों के वर्णकों को पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी को विद डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि हमने एक पत्ती ली, क्या ली? एक लीफ है, ठीक है, ये पत्ती है। इस पत्ती को हमने ग्राइंड किया, क्या किया? मिक्स्ड, ऑब्टेन पिगमेंट्स, और एक बाउल के अंदर यहाँ इसका चटनी टाइप की बना दी और इसमें एक ग्रीन सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया, है ना? ऑब्टेन पिगमेंट्स, ठीक है, और ये है लीफ। हमने ग्राइंड की, ग्राइंड के बाद में बोल के अंदर पिगमेंट्स ले लिए। इसमें है डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ लीफ, लीफ के डिफरेंट पिगमेंट्स। अब हम इन पिगमेंट को कैसे समझेंगे? तो समझिए, यहां हम करेंगे पेपर क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, है ना? तो समझिए इसको, जैसे ये है, क्लियर? हम्म,
ये एक कांच का बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एक धागे को हैंग किया गया है ऐसे, एक स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप पर मैंने क्या किया है, एक वॉट्समैन पेपर लिया है। क्या लिया है, वॉट्समैन पेपर, ऐसे हैंग किया है ऐसे। ये और ये पेपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये है वॉट्समैन पेपर, क्लियर। ऐसे अब हमने क्या किया, इसकी एक बूंद ली। अच्छा, यहाँ पर सॉल्वेंट यूज किया गया है। क्या यूज किया है, सॉल्वेंट, ऐसे इसमें सॉल्वेंट भरा गया है। ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नाम पर क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल तथा एसीटोन, एसीटोन। ये या अपन सरल भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो पिगमेंट है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब देखो, एक कांच का बर्तन है, हमने यहाँ एक स्टिंग धागा लगा रखा है। क्या है ये, धागा। इधर नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये एक धागा, स्टिंग, और ये है क्या, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर, कहा लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर हमने एक बूंद रख दी है उस सॉल्यूशन की, है ना। अब ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये असेंड होगा ऊपर की तरफ, तो ये है ड्रॉप ऑफ पिगमेंट्स, ड्रॉप ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की ड्रॉप रखते हैं। ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट। अब यहाँ से ये सॉल्वेंट इस पेपर पर, क्योंकि फिल्टर पेपर है, कैपिलरी फोर्स के जरिए असेंड होगा, तो असेंड होगा तो क्या होगा, मान के चलो कि यहाँ ब्लू, ब्लू स्क्रीन, क्योंकि पिगमेंट, ये जो सॉल्वेंट है ये जब कैपिलरी फोर्स से असेंड होगा, जैसे अपन फिल्टर पेपर को थोड़ा पानी में डिप कर दें तो पानी ऊपर के ऊपर असेंड होगा, या अपन न्यूज़पेपर को भी ले सकते हैं, पानी में डालोगे असेंड होगा। कॉटन के कपड़े को लिखोगे तो कैपिलरी प्रोसेस के जरिए ये वाटर असेंड होता है। तो यहाँ अपन ने फिल्टर पेपर, इसका नाम है वास्तव में वॉट्समैन पेपर 10 नंबर का वॉट्समैन पेपर आता है, फिल्टर पेपर। उसकी एक पट्टी काटी गई है और इसे धागे पर लटका दिया गया है। इसमें 2 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में डुबोया गया है, क्योंकि जब तक इस पट्टी पर वो सॉल्यूशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट असेंड नहीं होगा तब तक आपके जो पत्ती से प्राप्त पिगमेंट्स हैं वो यहाँ पर असेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, ग्राफिकल स्टडी आपको पिगमेंट की नजर आएगी। तो सपोज ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको आगे चल के ऑरेंज कलर यहाँ नजर आए, है ना। ऐसे एक ग्राफिकल स्टडी आपको नजर आएगी, ठीक है। अब मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ग्राफिकल स्टडी नजर आएगी, है ना। ऐसे एक क्लोरोफिल ये है ऐसे, और इसमें एक और मान लेते हैं,
ये ऐसे ऐसे। अब देखो इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ग्राफिकल स्टडी है, तो ये ऊपर असेंड डाउन, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट सॉल्वेंट में अलग अलग सरफेस तक असेंड होता है और वो ग्राफिकल एक स्टडी शो करता है। मान के चलो कि ये क्लोरोफिल ये है, क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, ठीक है। इसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन, क्या है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। इसके ऊपर हो सकता है कि ये क्लोरोफिल बी हो, क्या है ये, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल का जो कलर है वो येलो ग्रीन है, ठीक है। उसके ऊपर देखें तो ये अगर जेंथोफिल है, क्या क्या जेंथोफिल, हालांकि एनसीईआरटी ने आपको कैरोटीनॉइड कहा, तो ये जेंथोफिल मान लो, जेंथोफिल। जेंथोफिल का जो कलर है वो येलो है, कैसा है, येलो। और ये आप मान लो कैरोटीन, क्या, दिस इज कैरोटीन। और कैरोटीन का कलर होता है ऑरेंज, क्या, ऑरेंज। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इन्हें कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स। और इसका कलर है येलो ऑरेंज, समझे। ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है येलो ऑरेंज, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर कैरोटीनॉइड कहा जाता है। तो ये चीज, अब आप ये देख पा रहे होगे कि इस प्रोसेस को कहते हैं पेपर। तो व्हाट फिल्टर पेपर है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, क्या होता है, कलर, ठीक है, कलर मतलब रंग। और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ, क्या, ग्राफ, समझते हो। तो यहाँ आपको ग्राफ नजर नहीं आ रहे क्या, रंगीन अलग अलग रंग नजर आते हैं, ये बड़ा सुंदर कलर से स्ट्रिप नजर आती है। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है, इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी ने आपको डिफरेंट पिगमेंट के कलर एक्सप्लेन किए। क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, आपका कैरोटीनॉइड ऑरेंज येलो या येलो ऑरेंज कलर में आपको नजर आएंगे। लेकिन वो नजर कहाँ आएंगे, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। बात समझ में आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये, एनसीईआरटी बेस्ड है। और नॉर्मली लोग इस एक्सपेरिमेंट को कम ही बताते हैं, जो कि मेरी नजर में काफी इंपॉर्टेंट ऐसे। तो अब हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या है ये सब कहानी, इसको हटा देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, मिक्सी में मिक्स करके पत्तियों से एक हरा वर्णक प्राप्त किया। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से पत्तियों के वर्णकों पत्तियों के वर्णकों को
विशिष्ट रंगों के साथ अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है। विभिन्न वर्णक फिल्टर पेपर अलग अलग रंगों के साथ ग्राफ के रूप में दिखते हैं। ठीक है, दिखते हैं। विभिन्न वर्णक कैरोटीनॉइड आदि कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल आदि। एंथोसायनिन जरूर जल में घुलनशील होता है, लेकिन ये आदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर रंग तो मैंने आपको दिखाई दिए कि कौन सा जो कलर है, कौन सा पिगमेंट है, वो कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है ना। यहीं पर एक चीज और लिख लेते हैं, विलायक के अवरोहण या आरोहण के साथ विभिन्न वर्णक भी अलग अलग दूरी तक आरोहण करते हैं। बोलो, समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं और आप इन्हें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये भली भांति इनको ठीक से समझ लो कि ये फिल्टर पेपर है, वो धागा है स्टिंग, ड्रॉप ऑफ पिगमेंट्स है, और ये जैसे ही असेंड होगा यहाँ पर, वैसे ही आपके जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो एक्चुअली अलग अलग सरफेस तक मूव करेंगे, और अलग अलग सरफेस पर जब मूव करेंगे तो अल्टीमेटली वो अलग अलग कलर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें काफ़ी एक्सप्लेन करने वाली होती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं की वजह से हमें कलर पत्तियों में नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद में हम अलग अलग वर्णकों की भी बात करेंगे। अच्छी स्टडी है, देखो फोटोसिंथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें
एक्सप्लेन होती है। क्लियर? ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।